माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल अब तो आदत सी है, राइटर बाय अलीशे। चलते हैं आज के नावल की जानिब। खामोश लब अस्ता, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए वो गिलास वाल के पार बरसती बारिश को देखता रहा और आसमान पर कहीं बादल छोटे बड़े नारंगी अंगारों की तरह दहकते हुए नजर आ रहे थे। अचानक काली गिटाएं आईं जो इशारा था कि बादल अभी और बरसेगा। जब आज वो ख्वाब से डर कर उठा तो बाहर होने वाली बारिश से सड़क धुलकर मजीद स्याह और साफ लग रही थी, लेकिन उसके ख्वाब उसे सोने नहीं देते थे। पता नहीं वो और कितनी देर सोचों में डूबा रहता कि फ़ोन की घंटी ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। यस इब्राहिम सिद्धू स्पीकिंग। गंदमी रंगत वाली पेशानी पर सलवटें उभरी जो उसकी बेजारी को नुमायां कर रही थी। 30 साला इब्राहिम सिद्धू अपनी मिसाल आप था। गहरी भूरी आंखें, मगरूर खड़ी नाक, काले स्याह बाल जो हर वक्त माथे पे बिखरे रहते, 6 फुट से ऊंचे कद, हल्की सी दाढ़ी और उस पे बहुत जश्ती। गाल पर बाएं जाने पड़ता डिम्पल तब वाजिया होता जब बात करते वो मुस्कुराता, लेकिन अब तो 1 साल हो गया था उसे मुस्कुराए। दरवाजे पर दस्तक देकर डू अंदर आया और जानते हुए कि सर बहुत गुस्से होंगे, क्योंकि जब वो अपने कमरे में होता तो किसी को भी इजाज़त नहीं थी उसे डिस्टर्ब करने की। दरवाजे से डूडू को नमदार होते देखकर उसके माथे पर सलवटें उभरी और आईब्रू उचका कर आने की वजह पूछी, जबकि एक हाथ पॉकेट में डाले वो दूसरे हाथ से फ़ोन सुनने में मसरूफ़ पैंट कोट में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। डूडू इब्राहिम सिद्धू का सेक्रेटरी था और सर आपकी मोम ने मुझे नीचे आपको बुलाया है। डार्क ब्लू पैंट, स्किन शर्ट और ये कैप पहने अच्छा लग रहा था। शक्ल से वो पठान मालूम होता था। सफ़ेद रंग, हल्की भूरे रंग की दाढ़ी, बड़ी सुरमई आंखें जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। तुम जाओ, अब यहाँ से आ रहा हूँ। इब्राहिम सर ता पैर जायज़ा लेते हुए बेजारी से कहा। जी बेहतर सर। इब्राहिम ने सीढ़ियां उतरते वक्त खाने की मेज़ पर एक नज़र डाली जहां नैन तारा बेगम, जिन्हें सब नैन बोलते थे, खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ थी। इब्राहिम को आते देखकर मुस्कुराई। आह मेरा बच्चा कैसा है। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उन्हें कितना प्यारा हो। कम से कम इब्राहिम को तो अच्छा ही ऐसा ही लग रहा था। फ़ाइन। मेज़ पर पड़ी फलों की टोकरी से सेब उठाते हुए एक नज़र जवाब दिया और कुर्सी पर बैठकर खाने लगा, साथ साथ अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा था। वजह सिर्फ सामने बैठी औरत को नज़र अंदाज करना था। इब्राहिम का अंदाज हमेशा गहरा काटदार तंजिया होता। नैन बमुश्किल ही अपने हलक से नीचे उतारती। नैन तारा हयात सिद्धू की दूसरी बीवी थी जो इब्राहिम सिद्धू के वालिद थे, जबकि इब्राहिम अभी 5 साल का ही था और उसकी वालदा आरफा बेगम एक रोज़ रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी। वो नौकरों के हाथों में पलकर बड़ा हुआ था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नैन हमेशा अपनी पार्टियों और उसके बाबा अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहते। कभी उस पर किसी ने तवज्जो न दी और अब उसको खुद से दूर कर लिया। लैंडलॉर्ड। वो अपने बिस्तर से उठी और घड़ी पे बजते हुए अलार्म को बंद किया और बालों को कॉमसी जोड़े से कैचर से कैद किया और बाल कमर से नीचे आते सुनहरे हल्के रंग बालों को वो खूबसूरत बना रहा था। उसे जल्दी से अपने बिस्तर ठीक किया और अपना ट्रैक सूट हुगर्स पहनने आईने में खुद को एक नज़र डालकर अपने एयरफोन और फ़ोन उठाना न भूली थी। सफ़ेद रंग, 5 फुट से ऊंचा कद, गहरी नीली ज़हीन आंखें, खड़ी नाक और नाजुक गुलाबी होंठ, निहायत संजीदा शख्सियत के मालिक थी। वो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी और उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन थी। उस अपने एयरफोन लगाए वो हर काम यूं कर रही थी कि जैसे रोज़ का मामूल हो। हाय रविश। दूसरी तरफ सैंडी थी और उसकी सेक्रेटरी के साथ दोस्त भी थी। बोलो क्या है जो सुबह सवेरे तुमने मुझ नाचीज को याद किया। और फिर वो बहुत कम उर्दू बोलती थी, जब बोलती तो बहुत प्यारी लगती। मैंने सुना कि तुम पाकिस्तान जा रही हो। पाकिस्तान के नाम पे उसे बहुत कुछ याद आया, लेकिन फिर सर झटकर सैंडी की बात सुनने लगी जो कह रही थी कि वो भी उसके साथ पाकिस्तान जाएगी। रविश तो तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। हमने हर काम एक साथ किया। सैंडी ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, रविश ने न्याजी से कहा। सैंडी जानती थी अपनी मगरूरी और नकचड़ी दोस्त को, जितना वो खुद को रूढ़ दिखाती थी वैसी है नहीं थी, बल्कि बहुत नरम दिल है। रविश अपनी दौड़ने की रफ्तार कम कर चुकी थी और साथ साथ पार्क में बैठे लोगों पर एक नज़र डाल लेती, जिनमें ज़्यादातर तादाद लड़कों की थी।
उसे उन मर्दों से नफरत थी जो लड़कियों के पीछे पागल हों। वो उन्हें नजर अंदाज करती बेंच पर बैठ के सामने चंद बच्चे खेल रहे थे। सैंडी रात को बात करेंगे। अच्छा सुनो रविश, रात का डिनर मैं तुम्हारी तरफ करूंगी। हेलो हेलो। बेचारी सैंडी ने एक नज़र मोबाइल की स्याह स्क्रीन को देखा तो उसे रविश पर निहायत गुस्सा आया, क्योंकि रविश तो कब से फ़ोन बंद कर चुकी थी। सैंडी ने फ़ोन गुस्से से बेड पर फेंका और फिर ठीक है मत करे बात, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। सैंडी की एक्टिंग जारी थी। अचानक उसे याद आया कि फ़ोन तो नया ले ले हो, उसे कुछ हुआ था तो फौरन फ़ोन की तरफ लपकी और फ़ोन को सीने से लगाया। हाय मेरा बच्चा टूट तो नहीं गया, कहीं लगी तो नहीं। वो ऐसी ही निहायत मासूम और काफ़ी हद तक बेवकूफ़ और हमेशा बातें करने वाली। रविश को हमेशा असाबात पर गुस्सा आता और वो खुद से बातें क्यों करती। वो के बारे उसे सब के लिए डांट चुकी थी, मगर वो सैंडी ही क्या जो किसी की सुने। हानिया, मैंने सुना है तुम इब्राहिम से तलाक ले रही हो। मुमताज़ बेगम ने अपनी अकलौती बेगम से सख्त लहजे में पूछा, जो सादा सा गुलाबी जूड़ा जेब तन किए हुए सोफे पर बैठी किसी मैगजीन का मुताला कर रही थी। आपने सही सुना। उसने मैगजीन पर रखा और बालों को कैचर में कैद किया जब वो मुश्किल कंधों तक आते थे और कुछ आवारा लटे चेहरे पर आकर गिरी। हाथ में पहनी अंगूठी बार बार कभी पहनती कभी उतारती। क्या तुम जानती हो इन सब का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। बेवकूफ़ी कर रही हो। अपना नहीं तो अपने ही बेटे का सोचो। वो सिर्फ अभी 3 साल का है। और उनके लहजे में फिक्र थी। उफ मामा, आप फिर से शुरू हो गई, उसने सख्त बेजारी से कहा। और वैसे भी बाबा मेरे इस फैसले से मुतमिन है। लेकिन बेटा क्या मैं लेकिन मामा आप चाहती हैं कि इस खौफ के साथ रहूं। नामुमकिन। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर। उसका लहजा निहायत गुस्ताखाना था। वो एक पल के लिए अपनी बेटी को देखती रह गई। सुनहरे ख्वाबों की हकीकत हो तुम्हें खुशबू की तरह ओढ़ लिया मैंने अलीशे। आज ऑफिस से वो घर जल्दी आ गया था। सामने सोफे पर बैठी नैन को अपना मुंतजिर पाया। वो हमेशा की तरह साड़ी पहने, बाल खोले जो कंधों तक बॉब कट में थे और किसी किताब का मुताला कर रहे थे। उसने एक ही नज़र उनका जायज़ा लिया और अभी अंदर जाने ही लगा था कि नैन की आवाज़ पर न चाहते हुए भी रोकना पड़ा। अरे तुम कब आए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो यहाँ। उनके लहजे में नरमी थी। वो कुछ सख्त कहते कहते रुक गया और फिर कुछ देर बस इतना ही बोला, जल्दी बोले, मेरे पास वक्त नहीं, उसने बेजारी से कहा। वो हमेशा की तरह सफ़ेद पेंट कोट में वजी लग रहा था। मगरूर खड़ी नाक, हमेशा की तरह गुस्सा, होंठ अपने गुलाबीपन खोकर अलग रंग वाजे कर रहे थे, शायद ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से। माथे पर बाल बिखरे, बार बार हाथ से पीछे करता वो शहजादा लग रहा था। आज कोर्ट से खुला का नोटिस आया है। हानिया तुमसे खुला लेना चाहती है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ ठहर कर अदा किया। इब्राहिम के चेहरे का जायजा लिया तो वो चंद पल ही सुर्खी माइल हो गया था। ये चंद अल्फाज उसके चारों तरफ धमाका किया था। एक पल तो उसकी कदम लड़खड़ाए मगर खुद को संभाला गया। फिर जब बोला तो उसके लहजे में चट्टानों सी थी, सख्ती थी। ये सब तो एक दिन होना था मगर इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। आखिर वो भी आपकी तरह एक खुदगर्ज औरत निकली। उसने हर लफ्ज़ नैन की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका लहजा हौसा तेज था, तंजिया था और ये बामुश्किल ही बर्दाश्त किया उन्होंने। लेकिन बेटा, उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो हाथ रोक गया। मत कहें मुझे बेटा, और आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन इसे आप ये ज़रूर बता दें कि मैं अपना बेटा उसे नहीं दूंगा। ये अल्फाज उसने चबा चबा कर अदा किए थे और कमरे की जानिब चला गया। नैन एकदम लरस गई और उसके लहजे की सख्ती महसूस करके, क्योंकि वह जानती थी कि इब्राहिम सिंधु आग है जो खुद तो जलता ही है, साथ ही उसके रास्ते का कांटा बनने वाले भी को जलाकर रख देता है। लंदन। वो चंद ही पल पार्क में बैठी बच्चों को खेलते देखती रही और मगर उसने नोट किया कि इन 4 बच्चों में एक बच्चा जब भी फुटबॉल को किक करने की कोशिश करता वो तीनों बच्चे मिलकर उसे नीचे धक्का दे देते। इस तरह जब तीसरी दफ़ा भी ऐसा किया तो रविश ने बर्दाश्त न हो सका और उठकर उनकी तरफ मतवज्जो हुई। बच्चों ने रविश को अपनी तरफ आता देखा तो भाग गए। आप ठीक तो है ना, उसने बच्चे को हाथ से खड़ा करते हुए इंग्लिश में पूछा। उस बच्चे ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रहे हैं, उसने नरमी से पूछा। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, उसने प्यार से पिचकारते हुए कहा। बच्चा बहुत क्यूट था, सुर्ख सफ़ेद गाल, नीली बड़ी आंखें जो मासूमियत में और इजाफा करती। आहिस्ता से बोला, अच्छा नाम है, थैंक्स। रविश ने देखा वो कुछ कहना चाहता था मगर झिझक रहा था। वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते और कहते हैं कभी अच्छा नहीं खेल सकता। उसने सारी बात बताकर सर झुका लिया। ये तो बात है। एक बात बताओ, मुझे कोई काम मुश्किल लगता तो पता है मेरे बाबा मुझे हमेशा एक जुमला बोलते हैं, डोंट गिव अप अंटिल यू आर डन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
اور हरी ये सुनकर मुस्कुराया। शायद उसे समझ आ गया था। और हाँ दोस्त, ऐसे बनाओ जो आपको सपोर्ट करे, ना कि मुश्किल में धक्का देकर चले जाएं। रविश उठकर घर जाने ही लगी थी कि हरी की आवाज़ पर रुकी। एक्सक्यूज मी, कैन वी बी फ्रेंड? और फिर वो हाथ बढ़ाकर और अच्छे से पूछ रहा था। आंखों में चमक थी। रविश ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। यस वाई नॉट बेबी। उसकी चीक्स खींचे और आई एम नॉट बेबी। बच्चा शायद बुरा मान गया था। उसने फूले हुए गालों से कहा। उसे हंसी तो बहुत आई मगर छुपा गई। ओह सॉरी हरी। अगर सैंडी उसे यूं मुस्कुराते देख लेती तो पक्का बेहोश हो जाती, क्योंकि सैंडी के बकौल वो एक जल्लाद है। वो लड़क खाते कदमों के साथ एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर जगह जगह कार्टून्स की पिक्चर्स लगी हुई थी और हल्के नीले रंग का पेंट कमरे की दीवारों से रंगा था। और बेड पर लेटना नन्हा वजूद गहरी नींद में सो रहा था। हल्के से जलते लैंप की रोशनी में चेहरा मौसमियत से चमक रहा था। हमदार मुड़ी हुई पलकें, सफ़ेद सुर्ख रंग और फूली हुई गाल। वो बहुत खूबसूरत था। उसने सारे नए नकूश अपने बाप से चुराए थे, जबकि रंग माँ पे था। वो चंद पल ही हाथ की पोरों से एक एक करके नक्श को छूकर महसूस करता रहा। फिर हाथ से पेशानी पे बिखरे बाल समेटे और वहां से बोसा दिया। हल्की सी कान में सरगोशी की तो आवाज़ भीगी हुई थी। बाबा अपने बेबी से बहुत प्यार करते हैं। सब हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। हम दोनों एक से हैं। आप तो बाबा को छोड़कर नहीं जाओगे ना? बाबा आपको हमेशा अपने पास रखेंगे, आई प्रॉमिस। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। आज वो मामूल के मुताबिक जल्द ही उठी थी, क्योंकि सामान तो वो रात को ही पैक कर चुकी थी। घड़ी पे वक्त देखा तो 9:30 बज रहे थे। उसकी फ्लाइट में आधा घंटा बाकी था और उसने जल्दी से तैयार होकर एक नज़र आईने में खुद को देखा और नीली जीन्स पे सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और बालों का खामसी जूड़ा और हल्की सा पिंक ग्लोव्स लगाकर वो अपनी नीली चमकती हुई आंखों के साथ खूबसूरत लग रही थी। और उसने हाथ में घड़ी पहनी और नीचे किचन का रुख किया। अभी वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने का सोच रही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर मुकाबिल भी ढीठ था। डोरबेल पे हाथ रखकर भूल ही गया था कि हटाना भी है। रविश ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। क्या मुसीबत, कौन मर गया है जो सब्र नाम की चीज़ नहीं? उसने गुस्से से कहते हुए दरवाज़ा खोला। सामने सैंडी को देखकर उसका पारा और हाई हो गया, मगर वो सैंडी को देखकर हैरान नहीं हुई थी। वो हमेशा की तरह घुटनों से फटी जीन्स और सुर्ख टॉप पहनकर क्यूट ही लग रही थी, लेकिन रविश को उसके घुटनों से फटी हुई चीज़ बहुत जहर लगती थी। जबकि सैंडी हमेशा फैशन है कहकर टाल देती। बाल चिड़िया के घोंसले की तरह थे, जो पोनी में कैद होने के बावजूद भी चेहरे पर बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने एक आईब्रो उचकार कर पूछा। जवाब में सैंडी ने आंखें पटपटाकर कमीनी से स्माइल पास की, जिसका मतलब था कि वो भी साथ चल रही है, क्योंकि सैंडी को ढीठ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आ रही हूँ, इंतजार करो। सैंडी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और सैंडी बेचारी अरे 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 ही करती रह गई। खड़ूस कहेंगी। सैंडी मुंह सोड़ते हुए बड़बड़ाई। आज जब ऑफिस में आया तो असफंद इब्राहिम सिंधु का क्लास फेलो उसके इंतजार में बैठा और पेशे के लिहाज से वो एक वकील था। उसके केस भी वही हैंडल कर रहा था। उसकी अगले हफ्ते शादी थी। इनविटेशन के साथ वादा भी लिया गया था कि वह जरूर आए, वह नाराज न हुए, इसलिए आने की हामी भर ली, वरना उसका कोई इरादा न था जाने का। आज वो जब तैयार होकर जीने से उतर रही थी, मुमताज़ बेगम ने एक नज़र उसकी तैयारी से अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं जा रही थी। नीले टॉप के साथ काली जीन्स पहन रखी थी। बड़ी बड़ी आंखों को मजीद हाईलाइट किए हुए सुर्ख होंठ, लिपस्टिक में रंगे हुए बालों को पुष्ट में खोल रखा था, जो वो मुश्किल कंधों तक आते ही उसके चलने से बाल दाएं बाएं शानों पर थड़ रहे थे। वो बेहद हसीन लग रही थी। काश उसका दिल भी इतना ही प्यारा होता। मुमताज़ बेगम बस सोच के ही रह गई। हानिया, आप कहीं जा रही हो, आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। बिना उनकी बात का जवाब दिए वो वहाँ से चलेगी और मुमताज़ बेगम बस सर हिलाकर रहेगी। उसका कुछ नहीं हो सकता। लंदन जहाज़ में बैठे ही रविश ने एयरपोर्ट्स लगाकर आंखें बंद कर ली, ताकि सैंडी उसका दिमाग और ख़राब न करे, क्योंकि उसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों से साथ उलझन थी। कुछ ही देर गुजरी कि रविश को अचानक अपने हाथ की पुष्ट पर चुभन सी महसूस हुई और उसने आंखें खोली तो सैंडी के नहा थे। उसने गुस्से से हाथ झटक कर पीछे किया तो सैंडी ने और जोर से पकड़ लिया। रविश ने गुस्से से उसके होंठों की तरफ देखकर जो कुछ कह रही थी। एयरपोर्ट बर्ड्स
ہٹانے کر سننے لگی اور آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو وہ مسلسل یہی جملہ بڑبڑا رہی تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ ہائے 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 آگ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ بوکھلاہٹ میں کیا کیا بول رہی تھی اور اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ روش تو تب ہی اٹھی۔ سینڈی سینڈی سینڈی، اس نے زور سے سینڈی کا کندھا ہلایا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے آنکھیں کھولی اور روش کو دیکھ کر اسے لپٹ گئی۔ روش، مانا تم بہت کھڑوس ہو مگر وہ وعدہ کرو آگ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بچوں کا خیال رکھو گی؟ وعدہ کرو، بہت معصوم ہے، میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، جہاز میں بیٹھتے لوگ حیرانی سے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جو زور و شور سے رونے میں مصروف تھے۔ روش کو دیکھ کر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور سینڈی کو غصے سے جھٹک کر خود سے الگ کیا۔ ہوش میں آؤ بیوقوف لڑکی، کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ اور تم زندہ ہو؟ تمہارے بچے کہاں سے آگے؟ تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے کیا؟ نہیں نا، اس نے ہر لفظ کو چبا کر اتنی زور سے بولا۔ سینڈی کو لگا کہ شاید وہ سننے کی قوت سے محروم ہو گئی ہے۔ سینڈی فوراً ہوش میں آئی اور ہی ہاں میں ہی نہ پتا کیا بول رہی تھی، میرے تو کوئی بچے ہی نہیں تو میں روش بس مزاح ہی کر رہی تھی۔ سینڈی نے بیوقوفوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی بکواس مذاق تھا، اگر اب تم کچھ بولی تو میں خود ہی تمہیں اس جہاز سے نیچے پٹک دوں گی۔ روتی رہنا پھر اپنے بچوں کا رونا۔ اور اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنے ایئر بڈز لگا کر آنکھیں موند لیں۔ سینڈی نے جب ارد گرد دیکھا تو سب لوگوں اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ وہ تھوڑی سی پاگل ہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آواز ہلکی رکھی، اور روش سن لیتی تو سینڈی کا قتل کر چکا ہوتا پکا۔ باس نے بھی مجھے ہی بھیجنا تھا، کسی اور ڈرائیور سے کہہ دیتے۔ جانتے بھی ہیں کہ مجھے لڑکیوں سے کتنی الجھن ہوتی ہے، اور اوپر سے ہر لڑکیوں سے دیکھ رہی ہے جیسے میں کسی الگ ہی پلینٹ سے آیا ہوں۔ ڈوڈ سے کب سے کوفت کا شکار ہو رہا تھا اور ابھی پٹھان، اور غصے سے تو چہرہ لال اور ٹماٹر ہو گیا تھا جو اسے کیوٹ بنا رہا تھا، اور شاید گرلز فوبیا تھا، جبکہ اسپنڈ دوسرے ہمیشہ کہتا غصے میں مت کیا کرو اور پیارے لگتے ہو۔ کسی دن کسی لڑکی کو پسند آ گئی تو اس نے تمہیں اغوا کر لیا تو پھر نہ کرنا بتایا نہیں۔ وہ چڑھاتا ہوا اسپند کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ایئرپورٹ پر ہر لڑکی مڑ کر دیکھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو آفس میں بھی جہاں لڑکیاں دیکھتا وہاں ایسے وقت ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نین اور اسفند کافی بار اس بات کا مذاق اڑا چکے تھے۔ اوہ باس، کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ بیچارہ ڈوڈ، روش پاکستان اپنے بابا کے دوست عالم صاحب کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ 1 سال پہلے اس کے ماما بابا کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے تھے، اور انہوں نے روش کو بیرون ملک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ حادثے کو بھول سکے۔ اور جس شخص سے یہ حادثہ ہوا تھا وہ ایک بزنس ٹائکون تھا۔ وہ بس 1 ماہ جیل میں رہ کر چھوٹ گیا تھا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا، اس لیے وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتی، جہاں انصاف کے بجائے پیسے سے لوگ خرید جاتے ہیں۔ اور اسے نفرت تھی پاکستان سے، کیونکہ اس ملک نے روش کے ماما بابا کو چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین زندہ نہیں تھے اور وہ شخص آزاد گھوم رہا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پائی۔ مگر جب عالم صاحب نے انکل نے انہیں بہت مان سے اسے پاکستان نمرہ کی شادی پہ انوائٹ کیا تو وہ منع نہیں کر سکی۔ اس دنیا میں سینڈی اور ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کون؟ ابراہیم جم سے آ کر سیدھا شاور لینے اور اپنے روم میں چلا گیا تاکہ جلدی سے تیار ہو کر آفس کی ایک میٹنگ میں جا سکے۔ اسپند کی سالی کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے وہ پہلے ہی ڈوڈ کو کہہ چکا تھا، کیونکہ وہ شادی کے کاموں میں مصروف تھا اور اپنی سالی کو لانے کی ذمہ داری اسے دی تھی۔ جیسے ہی وہ واش روم سے تیار ہو کر بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ چند منٹ پہلے اس کا کمرہ صاف ستھرا تھا، مگر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ بیڈ شیٹ خراب ہونے اور تکیے زمین پر گرے تھے، لیکن تکیہ اٹھاتے وقت ننھے سے ہاتھ نظر آئے جن پہ چاکلیٹ لگی تھی، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سب چھوٹے شیطان کا کام ہے۔ ٹائیگر، باہر آؤ۔ بابا کی جان کہاں ہو؟ آپ کی اس لہجے میں بہت نرمی تھی۔ بابا میں یہاں ہوں، بیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ابراہیم نے پکڑ کر باہر نکالا۔ میں نے پکڑ لیا اپنے ٹائیگر کو۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا یہ تو چیٹنگ ہے نا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ گول مٹول سرخ سفید کالی نیلی شرٹ، آنکھیں، بہت کیوٹ بچہ۔ ابراہیم نے چلتے ہوئے صوفے سے بیٹھ کر اپنی گود میں بٹھایا، دونوں گالوں پر بار بار بوسہ دیا۔ اور ازلان، آج بابا کو کس نہیں کرے گے؟
क्योंकि वो नाराज़ है। उसने नीली आंखें घुमाते हुए स्टाइल से कहा, जब भी ऐसे करता इब्राहिम को टूट कर प्यार आता तो मेरा अज़ल मानेगा नहीं। कैसे? अगर फिनलैंड लेकर जाए तो ही मानूंगा। वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ही समझदार और ज़हीन था। इस उम्र में तो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, मगर वो शरारती था, अपनी बात मनवाने का तरीका जानता था। यार, आज बाबा को ज़रूरी काम से जाना है, ना कल चलेंगे ना पक्का। इतना ही कहा था कि उसके चंद जुमलों ने हिला कर रख दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करते, मामा भी नहीं है। उसने आंखों में आंसू, मोटे मोटे आंसू लाते हुए कहा। बस यही इब्राहिम सिंधु को पागल किया और सीने से लगाया। तो आप तो बाबा के टाइगर होना, और टाइगर होते नहीं हैं। आप जहाँ कहोगे वहीं जाएंगे, बस रोना मत।